नाज़रीन आदाब, मेरा नाम है तसनीफ़ हैदर। बाज़गश्त के इस बुक रिव्यू के सिलसिले में आप सभी का खैर मक़दम है। हम इस सिलसिले के ज़रिए कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ किताबों पर ऐसे तबसरे आपके सामने ला सकें जिनको सुनकर, जिनको जानकर, जिन किताबों के बारे में आप मालूम करके कुछ नया जान सकें और कुछ ऐसी बातें आप तक पहुँचें जो किसी और ज़रिए से आम तौर पर मुमकिन ना हो। तो सबसे पहले तो आज हम जिस किताब का तबसरा कर रहे हैं मैं उसका तारुफ करा दूं। इस किताब का नाम है पंडित परमेश्वर शास्त्री की वसीयत। ये तेलुगु का एक नावल है और इसका हिंदी तर्जुमा फ़िलवक्त मेरे हाथ में है। मैंने इस नावल के मुताले से क्या कुछ हासिल किया, इस नावल को पढ़ के क्या कुछ जाना, ये सब मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ इसके बारे में बातें करूँगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम समझ लें कि इस नावल का बुनियादी तारुफ क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो इस नावल के जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है त्रिपुरनेनी गोपीचंद। ये तेलुगु लिटरेचर के मशहूर फ़िक्शन राइटर हैं। इनकी किताब को साहित्य अकेडमी से इनाम भी मिला है और 1997 में इस किताब का पहला हिंदी जो वो है एडिशन है शाये हुआ और यही मेरे हाथ में है। और साहित्य अकेडमी से हालांकि ये किताब छपी है, लेकिन मैंने जब इसका हिंदी तर्जुमा पढ़ा तो मुझे प्रूफ की बहुत सी गलतियां नज़र आईं और मुझे लगा कि तर्जुमा करते वक्त भी कई जगह पर बहुत जल्दबाजी से काम लिया गया है। कुछ फ़िक्रे ऐसे हैं, कुछ जुमले ऐसे हैं जो बने नहीं हैं, जिनमें साफ पता चलता है जिनको पढ़ते हुए कि तर्जुमा निगार ने जब इनको हिंदी में ढाला तो उसने कुछ चीज़ें या तो छोड़ दी हैं या वो ज़बान की कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो पूरी बात हिंदी में नहीं आ सकी। बहरहाल ये छोटी छोटी खामियां हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये नावल एक बेहतरीन नावल है। और इसकी कहानी पे आते हैं। इसकी कहानी ये है कि पंडित परमेश्वर शास्त्री जो हैं वो एक मशहूर संस्कृत के आलिम हैं, विद्वान हैं और उनकी कोई औलाद नहीं है। वो काफ़ी अमीर भी हैं, उनके पास जायदाद है, दौलत है, लेकिन औलाद ना होने की वजह से वो काफ़ी उदास भी रहते हैं। लेकिन एक दफ़ा ये होता है कि वो एक स्कूल में जाते हैं कोई स्पीच देने, तो वहाँ के जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उन्होंने किसी लड़की को लेकर पाला होता है और वो लड़की जब पंडित परमेश्वर शास्त्री उसको देखते हैं, उसका नाम सुजाता होता है लड़की का, छोटी सी बच्ची होती है, उन्हें उस पर इतना प्यार आता है कि वो उसे अपने साथ घर ले आते हैं और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी वो ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं ही इस बच्ची को पालूंगा। बहरहाल तो ये सिलसिला चलता है, लड़की पढ़ती है, जवान होती है और वो उसको संस्कृत पढ़वाते हैं और दूसरे जो उलूम हैं वो पढ़वाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी से उसको दूर रखते हैं। लेकिन एक वक्त पर जाकर जब वो लड़की इस बात के लिए ज़िद करती है कि उसे अंग्रेज़ी भी सीखना है, अंग्रेज़ी ज़बान को भी सीखना है, तो वो उसको अंग्रेज़ी तालीम का भी बंदोबस्त उसके लिए करवा देते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके बहुत से शागिर्दों का घर पर आना जाना लगा रहता है पंडित परमेश्वर शास्त्री के। तो उनमें इनके एक शागिर्द होते हैं जो कि किसी कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, उनका नाम है केशव मूर्ति। वो एक अच्छे राइटर भी हैं तेलुगु ज़बान के। तो उनकी मुलाकात सुजाता से होती है। सुजाता को वो पसंद करते हैं, सुजाता उन्हें पसंद करती है और दोनों में इश्क होता है। और इश्क के बाद वो दोनों चाहते हैं कि पंडित परमेश्वर शास्त्री के सामने ये बात रखी जाए और उनसे कहा जाए कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो शास्त्री जी जो हैं वो मना कर देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कास्ट का एंगल होता है और वो ये कहते हैं कि ये केशव मूर्ति एक तो उम्र में तुमसे काफ़ी बड़े हैं, फिर दूसरे ये कि उनकी जो जाति है वो हमसे अलग है और इसलिए मैं तुम्हारी शादी उनसे नहीं करा सकता। तब सुजाता उन्हें याद दिलाती है कि मैं खुद भी एक जातिहीन लड़की हूँ, यानी मेरी अपनी कोई ज़ात नहीं है। ज़ाहिर है मेरी ज़ात का कुछ पता नहीं है क्योंकि आपने मुझे लेकर पाला है। सुजाता को इस बात का पता है, इस बात का इल्म है। तो वो कहती है फिर आपको क्या परेशानी है कि केशव मूर्ति जैसे ज़हीन इंसान से, जिनसे मैं मोहब्बत भी करती हूँ, आप मेरी शादी करा दें। बहरहाल परमेश्वर शास्त्री इस बात के लिए राज़ी नहीं होते हैं और सुजाता
वो कह देते हैं सुजाता से कि तुमने अगर केशव मूर्ति से शादी करी तो तुम्हें मेरा घर छोड़ना होगा। वो दोनों शादी करते ही हैं और सुजाता को परमेश्वर शास्त्री का घर छोड़कर केशव मूर्ति के साथ जाकर रहना होता है। सुजाता का इसमें जो किरदार है वो बहुत ही एक ऐसी औरत का किरदार इसमें गढ़ा गया है जो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, उस पर पूरा यकीन रखती है, उसके नॉवेल को, उसके फिक्शन को वो पूरा पढ़ती है, खुद ही बल्कि हाथ से लिखती है, वो नरेट करते जाते हैं, वो लिखा करती है। इसी तरह का नॉवेल मतलब शौहर नॉवेल को नरेट कर रहा हो और बीवी लिख रही हो। मैंने यासुनारी कावाबाता के भी एक नॉवेल में इस तरह का सैडनेस एंड ब्यूटी उनका एक नॉवेल है, वो एक किरदार उन्होंने भी ऐसा तराशा था। तो बहरहाल हो सकता है कि ये रिवायात दूसरी ज़बानों में भी हो, हमारी ज़बान में भी रही हो और दीगर इलाकाई ज़बानों में भी रही हो हिंदुस्तान की, कि अक्सर जो मर्द हजरात थे वो नॉवेल नरेट किया करते थे और उनकी बीवियां जो हैं वो उनकी चीज़ें लिखा करती थी अपने हाथ से और वो उसको अपनी खुशनसीबी समझती थी बहुत अरसे तक। तो ये सुनने में बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये एक हकीकत रही है। तो ये इसमें एक किरदार इस तरह का सुजाता का है। बहरहाल सुजाता और केशव मूर्ति की बड़ी अच्छी ज़बरदस्त मोहब्बत चलती रहती है, लेकिन साथ ही साथ होता ये है कि इनके जो शागिर्द होते हैं परमेश्वर शास्त्री के, उनमें कुछ ऐसे शागिर्द होते हैं जो कि बड़े बदमाश किस्म के होते हैं। उनमें एक का नाम होता है सीमांतम। ये भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तेलुगु साहित्य में इनका भी कुछ नाम है, लिखते लिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये होता ही है कि केशव मूर्ति से पहले इनकी दोस्ती होती है, लेकिन सुजाता को सीमांतम पसंद करता है और वो सुजाता से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है, लेकिन सुजाता ज़ाहिर है उसको मना कर देती है। तो वो इस बात पे बहुत चिढ़ जाता है, बुरा मान जाता है और फिर उसके बाद वो केशव मूर्ति का भी दुश्मन बन जाता है और सुजाता के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तो इस नॉवेल की मैं पूरी कहानी तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि एक अदबी समाज में किस तरह का करप्शन होता है, लोग किस तरह एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाना, उनके बारे में ऐसी बातें लिखना, करना, छपवाना जो कि उनसे दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। और ये सब ज़ाहिर है ये उस वक्त लिखा गया था जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था। इस नॉवेल ने हमें बताया है कि उस वक्त भी अदबी समाजों में इस किस्म की जो लड़ाइयाँ थीं वो बहुत गहरी हुआ करती थीं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमने जब अपनी क्लासिकल अदब का मुताला किया तब हमको पता चला कि वहाँ भी काफ़ी गिरोहबंदियाँ होती थीं और दो उस्तादों के जो शागिर्द होते थे वो एक दूसरे के बिल्कुल एकदम दुश्मन हुआ करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनकी ज़बान और उनके कलाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते थे, उनके बारे में बुरी बुरी बातें करते थे, किरदार कुशी की कोशिश करते थे। तो यही बात मुझे समझ में आया इस नॉवेल को पढ़ के कि ये सिर्फ हमारे अदब या हमारे अदबी समाज का हिस्सा नहीं है, ये दीगर ज़बानों के भी अदबी समाज का हिस्सा है। और लेकिन किसी ने इसको इस तरह से कलमबंद नहीं किया था जिस तरह से मेरे ख्याल से त्रिपुरनेनी गोपीचंद ने इसको लिखा है इस नॉवेल में। और सारी बात यहीं पर नहीं रुक जाती है। इस नॉवेल में उन्होंने साथ साथ में जो बातें कही हैं, जो बातें वो बयान करते हुए चले हैं, दीगर उलूम पे, दीगर नज़रियात पे जो बातें उन्होंने कही हैं वो बड़ी पढ़ने के लायक हैं, दिलचस्प हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें हाईलाइट करी हैं। मैं चाहूँगा कि वो कुछ चीज़ें उनमें से आपके साथ भी शेयर की जाएं। तो इसमें सोशलिज़म पे भी उन्होंने काफ़ी बहस की है। आप अगर ये नॉवेल पढ़ना चाहें तो इससे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं पढ़ देता हूँ ताकि वो इससे आपको अंदाज़ा हो। ये तो नॉवेल का जो दिबाचा लिखा गया है उसका जो उसमें ये बात लिखी है कि साधारण मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विचारों पर विश्वास करता है। जब ये प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वार्थ के कारण अपने विचारों का प्रचार करने लगते हैं तब आम जनता असमंजस में पड़कर अंत में उसे ही मान लेती है। उसकी यह गलत धारणा है कि समाज में बड़े समझे जाने वालों को उससे अधिक जानकारी होती है। यानी कि हमारे समाज में आमतौर पे ये बात समझी जाती है कि जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनको समाज के बारे में और चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी है और इसका फ़ायदा उठाकर कई दफ़ा गलत जानकारियाँ, गलत बातें
जो है वो इस तरह के लोग करते हैं जो किसी किस्म का ख़ास फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो वो चाहे वो नज़रियाती एतबार से हो, इल्मी एतबार से हो, इस किस्म का करप्शन चलता रहता है। आगे मैं कुछ चीज़ें और इसमें से आपके सामने पेश करता हूँ। जो मुझे पसंद आया है मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि इस नॉवेल की एक बड़ी खूबी ये भी है कि इसने जो हिंदू धर्म में जो जाति का जो मसला है उस पर भी बहुत अच्छे और बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से बात की है और बताया है कि किस तरह वो उससे आज़ादी हासिल की जा सकती है। इसको जब आप पढ़ते हैं तो दरपर्दा कई चीज़ें चलती रहती हैं इस नॉवेल में, जिसमें एक बात बहुत अहम ये है कि जाति का इस नए समाज में और हमारे समाज में अब कोई इतना अहम किरदार नहीं रहा है। ये लोग, वही लोग जाति की बात करते हैं, वही लोग इस तरह की बातें करते हैं और एक दूसरे को जाति की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो किसी किस्म का बुग़्ज़ रखते हैं, किसी किस्म का इनाद रखते हैं, किसी किस्म की दुश्मनी निकालना चाहते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। वरना अब ये 21वीं सदी के हिंदुस्तानी समाज में इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम आज भी ऐसी ख़बरें पढ़ते हैं जिनमें हमको पता चलता है किसी को ऊंची मूंछ रख लेने पे, कुर्सी पे बैठ जाने पे, घोड़ी पे चढ़ जाने पे मार दिया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में आज भी हो रही हैं, लेकिन इस नॉवेल ने इस मसले से अच्छी तरीके से डील किया है, अच्छी तरह से उसको बताया है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए। ये आगे लिखते हैं, इसके अखलाकी पहलू बहुत हैं इस नॉवेल के। तो इसमें एक जगह इन्होंने लिखा है कि आजकल मनुष्य के स्वच्छ बनने के लिए एक ही रास्ता है और ये रास्ता है बिना रहस्य के जीवन बिताना। किसी के भी जीवन में रहस्य की क्या ज़रूरत है? मन में आए हर विचार को हम क्यों नहीं व्यक्त कर सकते? सभी कार्यों को खुलेआम क्यों नहीं कर सकते? दूसरे लोगों की निंदा और समाज में प्रतिष्ठा खोने के डर से हर मनुष्य में कुछ न कुछ कमजोरी रहती है। सभी मनुष्यों की कमजोरियां लगभग एक जैसी ही होती हैं। हर एक व्यक्ति अन्य विषयों की तरह इन पर भी चर्चा करने की स्थिति में हो तो निंदा करने वाला कौन रह जाएगा? निंदा कहाँ से आती है? तब आजकल के मनुष्यों में प्रवाहित होने वाली गंदगी के लिए कोई स्थान नहीं होता। तब मनुष्य दर्पण जैसे निर्मल जल में बदलने लगता है। इस तरह के मानव समाज का निर्माण हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज की परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी संभावना नहीं है। यानी कि इसमें कई जगह नॉवेल निगार ने ये बात कहने की कोशिश की है कि लोगों की ज़िंदगी में किसी किस्म का जो राज होता है, जो डर होता है कि ये भेद खुल जाएगा, ये बात पता चल जाएगी लोगों को तो हमारी बदनामी होगी, ये दरअसल उस समाज की अपनी कमज़ोरियों को उजागर करता है। वरना कौन ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी बेदाग हो, जिसकी ज़िंदगी में कोई भेद ना हो, जिसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा उसने कुछ गुनाह ना किया हो। तो सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ गुनाह होते हैं, लेकिन इंसान को इन सारे राजों से बाहर निकलकर उनके बारे में बात करने की, उनके बारे में कुछ कहने की एक हिम्मत होनी चाहिए और समाज में भी उसे सुनने की और उसके बारे में एक पॉजिटिव, एक मस्बत अंदाज में उसको उस पर डिस्कशन करने की, जो है एक उस पर मुबाहिसा कायम करने की एक हिम्मत होनी चाहिए, एक जुर्रत होनी चाहिए। जब तक समाज इस लायक नहीं बनेगा तब तक मुझे लगता है कि इस नॉवेल ने ख़ास तौर पे ये बात कही है कि जब तक ये समाज इस तरह नहीं बनेगा उस तरह हम तरक्की के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसमें ये जो नॉवेल है वो तकरीबन 200 सफ़हात का नॉवेल है और इसको पढ़ने पर आपको कई चीज़ें, इसके कई अखलाकी पहलू, समाजी पहलू, मुआशरती पहलू, नज़रियाती पहलू आपको मिलेंगे, जिसमें आप ये समझेंगे कि ऐसे नॉवेल उर्दू में भी लिखे जाने कितने ज़रूरी हैं और हमको भी समझने की ज़रूरत है कि आज जो कि सोशल मीडिया का अहद है उसमें इस तरह के नॉवेल्स की बाजियाफ्त क्यों ज़रूरी है और क्यों ये समझना ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिखे गए अदब को बड़ी ईमानदारी से पढ़ना है और ईमानदारी से ही उस पर राय देनी है। ईमानदारी से हमें अपने कायम किए गए मेयार पे, जो कि हमारे इल्म की बुनियाद पे है, हमारी समझ की बुनियाद पे है,
उसको परखना है, उसको जांचना है, उसको एक दूसरे के साथ बांटना है, उसके बारे में बात करनी है, ना कि ये हो कि हम किसी से अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए उसके बारे में उल्टी सीधी बातें लिखें, उल्टी सीधी बातें करें। ये नॉवेल जिसमें इसकी एक टेक्निक के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसकी टेक्निक ये है कि इस नॉवेल को राइटर ने अलग अलग किरदारों के ज़रिए बयान किया है। केशव मूर्ति का बयान है, सुजाता का बयान है, फिर किसी दूसरे किरदार का बयान है। तो 2-3 किरदारों के बयानात की मदद से इस नॉवेल को जोड़ा गया है, इसको बनाया गया है। ये टेक्निक दूसरे नॉवेल निगारों ने भी इख्तियार की है, लेकिन इसमें कई जगह मैंने देखा कि नॉवेल निगार से ये एक, या तो ये कहिए कि लिखते लिखते ये चीज़ हो जाती होगी कि वो सुजाता का बयान शुरू करते हैं और फिर फ्लो में कहीं खो जाते हैं और उसके बाद फिर वो केशव मूर्ति के बयान में आ जाते हैं और पढ़ने वाला इस कश्मकश का शिकार हो जाता है कि बयान तो सुजाता का चल रहा था, लेकिन इसमें बातचीत जो है वो सारी केशव मूर्ति की चल रही है। तो बहरहाल मेरे ख्याल से आज ये जो हमने बुक रिव्यू किया है, इससे उम्मीद है कि आपको इस नॉवेल की अहमियत का अंदाज़ा हुआ होगा और आप इसको ज़रूर पढ़ें। साहित्य अकेडमी से ये इस नॉवेल को ख़रीदा जा सकता है, उनके बुक शॉप से। तो मेरे ख़्याल से इसी तरह की किताबों पर, नॉवेल्स पर, उर्दू के भी नॉवेल्स पर हम आपके सामने तबसरे लाते रहेंगे, उन पर बात करते रहेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को, बाज़गश्त को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ जो इस तरह के बुक डिस्कशंस को बहुत पसंद करते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से, लाइक करने से हमारे चैनल को भी ज़्यादा तरक्की मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी कोशिशें पसंद आई हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया।